हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग पे। मैं हूं आपका दोस्त राघव पाठक और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर के दोस्तों एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा और शुरू करूँगा सीधे डायरेक्ट अपना वीडियो। दोस्तों, इसमें मैं आप 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी, ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, पर्यावरणीय विज्ञान और कृषि पारिस्थितिकी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी आने वाले एग्ज़ाम, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर डेली टू डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग सब्जेक्ट के, जो आपके सातों सब्जेक्ट हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वर्ष सबसे पहले हुआ था? तो देखिए, पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो दोस्तों हमारा हुआ था 1886 में, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था? 1886 में। आगे चलते हैं, इकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? तो इकोलॉजी शब्द हमारा जो है वो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वैज्ञानिक इकोलॉजी से संबंधित है? तो वो हमारा वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हैकल। कौन सा वैज्ञानिक है? अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अगला देखते हैं, जीवों को उनके वातावरण से परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं? सीधी सी बात है, हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे तो उसी में होगा, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में, ठीक है, पारिस्थितिकी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की है? जो हमारे गांव के भाई लोग हैं वो सब जानते होंगे कि इनमें कौन सी प्रजाति गेहूं की है। यूपी 2003 ये प्रजाति हमारी गेहूं की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धान का वानस्पतिक नाम है। धान का वानस्पतिक नाम जो है वो पहले सेमेस्टर में आपको बताया गया होगा, इन सभी फसलों के वानस्पतिक नाम अगर आपको याद हो तो। धान का वानस्पतिक नाम है हमारा ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। ये ट्रिटिका मेस्टिवम दोस्तों ये गेहूं का होता है। और आगे बढ़ते हैं, मिलेट्स में कौन सी फसल है? तो मिलेट्स में आपकी जो फसल है वो है आपकी ज्वार, ठीक है। मिलेट्स में आपकी कौन सी फसल है? ज्वार। आगे बढ़ते हैं, तैरने वाले धान की प्रजाति है TCA 177, ये धान की प्रजाति है जो पानी में तैरती है, ठीक है। धान की खेती के लिए अधिकतम कितनी ऊंचाई तक की जा सकती है? दोस्तों, धान की खेती जो है अधिकतम जो कितनी ऊंचाई है वो होनी चाहिए जिस पर आप धान की खेती कर सकते हैं, तो वो है आपकी 2500 मीटर। 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक। दोस्तों, ये जो मीटर है, अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से, इसकी ये नापतोल कहाँ से हो रही है? तो दोस्तों ये सी लेवल से हो रही है, समुद्र के तल से। समुद्र के तल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग जो क्या कर सकते हैं, धान की खेती कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सरसों के बीज के लिए अधिकतम कितने सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए? तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सरसों के बीज के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। भारत में सरसों की खेती का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ है? तो अधिकतम क्षेत्रफल है हमारा राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। हमारे पास हमारे देश में सरसों की खेती का सबसे बढ़िया जो अधिक क्षेत्र है, बढ़िया तो नहीं कहेंगे, अधिक क्षेत्र कहेंगे, वो हमारा है राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मटर के पौधों की जड़ ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है। अगला चलते हैं, किस पादप वैज्ञानिक ने पादप समुदाय को एक प्रमुख इकाई के रूप में जाना? किस पादप वैज्ञानिक ने पादप समुदाय को एक प्रमुख इकाई के रूप में जाना? तो वो हमारे हैं पादप वैज्ञानिक ग्रीसबैक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पादप समुदाय का लक्षण है? तो वो है हमारा प्रभाविता। निम्न में कौन सा मुक्त प्लावी जलोद्भिद नहीं है? तो वो हमारा है दोस्तों ट्रापा। आगे बढ़ते हैं, दलदल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दलदल में उगने वाले पौधों को दोस्तों कहते हैं कच्छोद्भिद, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसलोद्भिद है? दोस्तों मांसलोद्भिद माने होता है जो मांस में उग जाता है उसको, ठीक है, तो वो है हमारा बायोफिल्म, ठीक है। मांसलोद्भिद हमारा कौन सा है? बायोफिल्म। आगे बढ़ते हैं। पौधे के गिरने से पूर्व ही बीज में अंकुरण कभी कभी होता है। हमारी फसल जो है वो अभी कटने के लिए है और पता चला है कि वो हमने उसको काट नहीं पाया है और वो फिर दोबारा से अंकुरित होने लगी है, तो इसको हम लोग इस रोग को कहते हैं जरायुजता। और अगला चलते हैं। वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या हमारी थी 23.84 करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष 1998 से 99 में, मतलब इन दोनों वर्षों के बीच में, इन एक वर्ष में खरपतवार नाशकों की कितनी खपत थी? तो वो हमारी थी 13.96 मिलियन करोड़। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के प्रारंभ में, अभी चल दोस्तों हम लोग लगभग थे वही 21, ठीक है। हरित क्रांति के प्रारंभ में किस फसल का प्रमुख योगदान था? तो हमेशा याद रखिएगा गेहूं का। हरित क्रांति जब भी बोलेगा तो हम बिल्कुल कहेंगे गेहूं, बिल्कुल याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संघ के निर्देशन में स्टॉकहोम, ये गलती से गलत टाइप हो गया दोस्तों, आप इसको स्टॉकहोम पढ़िए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ के निर्देशन में स्टॉकहोम का जो हमारा सम्मेलन है वो हमारा हुआ था 1972 ईस्वी में, ठीक है, 1972 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस, ये दोस्तों जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबको पता होगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 16 सितंबर ओजोन दिवस। विश्व किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस हमारा मनाया जाता है 23 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, दोस्तों ये सबको याद होंगे ये दिवस जो है, एक दो दिवस ऐसे हैं जो सबको याद है, बाकी तो सबको नहीं कह सकते हैं, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन एक दो दिवस ऐसे हैं जो लगभग सबको याद होते हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है, ये देखिए यूपीएससी वाला क्वेश्चन बन गया, क्योंकि चिपको आंदोलन का अगर क्वेश्चन आता है तो अक्सर कर क्या होता है कि भारत के 4 राज्य दिए जाते तो हम लोग उसमें उत्तराखंड लगा देते थे, क्योंकि चिपको आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन आप याद रखिएगा ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में स्टार्ट हुआ था, और इसमें पेड़ों को काटने से रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। गाँव में खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है तो वो हमारे हैं उपला, ठीक है। उपला भी थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो गई है, ये उपला लिखा है, ठीक है। गोबर के कंडे कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं उपले कहते हैं, ठीक है, अपनी अपनी भाषा, चीज़ एक ही है। गाँव में फसलों के अवशेष कार्बनिक पदार्थों का प्रमुख उपयोग है, तो इसका प्रमुख उपयोग है दोस्तों खाद बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण जनता द्वारा नदियों के जल में प्रदूषण मुख्य रूप से किया जाता है, तो वो मेन प्रदूषण हम लोग करते हैं शव दहन एवं विसर्जन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का कितना भाग जल मंडल से प्रभावित है? ठीक है, तो हम सबको पता है कि हमारे पृथ्वी का 70% हिस्से पर जल है, ठीक है। तो 70% के हिसाब से ये हमारा 7/10 वाला ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आप आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल गलती से भी भूल मत जाइएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन, अभी ये इकोलॉजी के सिर्फ 30 क्वेश्चंस आपको मिले हैं, बाकी अन्य क्वेश्चंस हमारे तैयार हो रहे हैं। जब वो तैयार हो जाएंगे तो उन पर भी एक टॉपिक आपको बना के एक बढ़िया सा वीडियो फिर दोबारा से मिल जाएगा। तो शाम को, सुबह, दिन में, जब भी आपको टाइम मिले, हमें पता है आपने पढ़ाई नहीं करी है, हमारे बहुत सारे भाइयों ने पढ़ाई नहीं की है, और इस बार हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और मॉडल हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अन्य सभी विषयों के भी इसी चैनल पर प्राप्त होंगे। तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई साहब, लाइक ज़रूर कर देना और अपने पड़ोसी वाले बंदे के पास ज़रूर भेज देना। यार तुम्हारा दोस्त है फेल हो गया तो फिर समझ लेना।